होगी? एक बार अपडेट करिएगा हमारे दर्शकों को, एक स्पष्टता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अभी ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया था। उसके उनके बीच में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तेहरान का कहना था कि कुवैत और बहरीन में मौजूद कुछ अमेरिका सेना को सैनी ठिकानों को भी हमला हुआ है। उसके वजह से जो सीज फायर नेगोशिएशन है उस पे बहुत ज्यादा एक सवाल खड़ी हो गई थी और फिर ये बात हुआ था कि कोई नेगोशिएशन लेवल टॉक्स नहीं होने वाला। पर एक और जो कॉन्वर्सेशन बाहर आ रही थी कि अभी कुछ ही दिन में मंगलवार को दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच एक और दौर की बातचीत होने वाली है, जिसमें हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके वजह से सारा जो सिचुएशन चलता आ रहा है, जो ऑयल का जो ऑयल के रूट्स है वो बंद कर दिए गए थे। तो दोहा में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट्स के जहाजों की सुरक्षा के बारे में बात होगी, समुद्री सुरक्षा और सीज फायर को और मजबूत बनाने में चर्चा होगी। उसके अलावा दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर नए हमले ना करने का भी एक सहमति किया है, क्योंकि ईरान और यूएस के तरफ से अटैक्स हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट कहा ईरान के अगेंस्ट। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, ईरान के जो आईआरजीसी है, ईरान रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स जो है, ईरान के मिलिट्री पावर ने भी कहा कि हम यूएस पे अटैक करेंगे। फिर बहरीन पे अटैक हुआ। उसके बाद मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ती हुई नजर आई, पर अभी एक समझौते पे ये लोग आए हैं, यूएस और ईरान दोनों की कोई नई हमले नहीं होंगे, कोई एक दूसरे पे निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन पूरे क्षेत्र में अभी भी हाई अलर्ट पर बना हुआ है। ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, गोल्ड के प्राइसेस में भी एक बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो क्षेत्र है वो हाई अलर्ट पे बना हुआ है और दुनिया की सारी नजर अब ये इस बातचीत पे टिकी हुई है जो दोहा में मंगलवार को होने वाला है। जी ब्रायन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है दर्शकों के जहन में, उनके दिमाग में। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की बात ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि यथास्थिति जारी रहेगी जैसा पहले था। अमेरिका कह रहा है कि वो टोल लगाएगा। ईरान की तरफ से अमेरिकी शिप पर हमला किया जाता है, उसके बाद अमेरिका हमले करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति फिलहाल क्या है? वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, सामान्य रूप से नहीं खुला है? जहाजों की आवाजाही हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट में जो शिपिंग रूट्स है, ईरान का कहना है कि ईरान के जो वेसल्स है वो ही पार करेंगे। यूएस का कहना है कि क्योंकि लगातार सेंटकॉम जो है, सेंटकॉम अपने पैसिफिक के ऊपर, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अपने जो एरोप्लेन्स है, अपने जो फाइटर जेट्स है, उसको तैनात किया हुआ है। पर अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की अभी सिचुएशन की बात करें, वो अभी भी सेंसिटिव है। अभी भी वहां के जो रूट्स है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके वजह से जो टेंशंस नए दौर से शुरू हुई, जिसके वजह से भी जो एक इंपॉर्टेंट फैक्शन भी होने वाला है, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी होने वाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मंगलवार के दिन जब वो कॉन्वर्सेशंस होगी, जब नेगोशिएशंस होगी दोहा में, तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो इशू है वो ज्यादा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। जी और बिल्कुल ब्रायन, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। उधर लेबनान और इजराइल में भी बातचीत हो रही है और अमेरिका का कहना है कि ये दोनों देश सहमति पर राजी हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लेबनान और इजराइल के संघर्ष को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? अगर लेबनान और इसराइल की बात करें, देखिए लेबनान इसराइल, क्योंकि अगर मैं नेतन्याहू को कोट करूं या इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमको लेबनान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेबनान के जो वहाँ के जो पावर्स है, जो टेररिस्ट एंटिटीज जैसे नेतन्याहू हमेशा से बताते आए हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और उन्होंने ये कहा था कि वो लेबनान के लोगों पे वार नहीं करेंगे, उनके पर टेररिस्ट जो ठिकाने हैं उन पे हमला करेंगे। इसके अलावा लेबनान का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो डेटा है वो लगातार आते रहते हैं कि कैजुअलिटीज आती रहती है, आईडीएफ के सोल्जर्स वहां लगातार मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर्न लेबनान में उनकी आईडीएफ की जो डिप्लॉयमेंट है वो रहेगी, वो हटाएंगे नहीं जब तक सिचुएशन नॉर्मलसी में नहीं जाती। पर हाँ, अगर लेबनान और इसराइल की बात करें, कॉन्वर्सेशंस वहां भी चल रही, सीज फायर के लिए बातचीत वहां भी चल रही है, पर वहां की भी सिचुएशन अभी तक पूरी सिचुएशन बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आईडीएफ के काफी सोल्जर्स वहां मौजूद है। जी ब्रायन, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही का भयावह मंजर है। 72 घंटे बाद भी वहां पर लगातार लोगों के तलाश जारी है। करीब 68,900 लोग, यानी कि 69,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो लापता है। मृतकों की संख्या
1500 को पार कर चुकी है। 3300 से ज्यादा घायल है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश में लगातार राहत बचाव अभियान जारी है। यानी कि लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो वेनेजुएला में आए इस भूकंप से सीधा प्रभावित हुए हैं। या तो उनकी जान गई है, या तो वो घायल हैं, और या फिर लापता हैं। ब्रायन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रायन, यह आंकड़ा पूरे विश्व को परेशान करने वाला, क्योंकि भूकंप ने 1 लाख लोगों को सीधा प्रभावित लगभग किया है। कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मारे गए हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। एक बार विस्तार से अब तक की इस भूकंप, इस त्रासदी को लेकर अपडेट क्या है, दीजिएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, वेनेजुएला की अगर सिचुएशन की बात करें, वेनेजुएला की सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि वेनेजुएला में आई जो विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही का मंजर और भी भयानक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने बताया 72 घंटे बाद भी कुल ऐसे 70,000 लोग हैं जो अभी भी लापता है। उनको ढूंढने की कोशिश जो अथॉरिटीज है वो लगातार कर रही है, क्योंकि जो डेब्री है, मलबा है, उनको निकालने की भी काम चल रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर अभी 1500 तक पहुंच गई है, और जो डेथ टोल है, जितना मलबा निकलेगा, जितने डेब्री क्लियर होंगे, उतने कैजुअलिटी फिगर्स भी बाहर आएंगे। और जबकि जैसे आपने बताया, जैसे हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अभी भी लगभग 3300 से ज्यादा लोग घायल है, इंजर्ड है हॉस्पिटल्स में। उनकी इंजरी कुछ स्टेबल कंडीशंस में है, कुछ डिस्चार्ज हो चुका है, कुछ अभी भी क्रिटिकल कंडीशंस में है। रेस्क्यू टीम्स की बात करें, रेस्क्यू टीम्स दिन रात मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सेनाओं की बात करें, इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज की बात करें, इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम्स मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रही है। इंडिया ने काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग हेल्प पहुंचवाया है वेनेजुएला के तरफ। जो ऑपरेशन आमिस्ताद है, ऑपरेशन फ्रेंडशिप है, उसके तहत इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स था जिन्होंने मदद पहुंचाई है। इसके अलावा फील्ड एम्बुलेंसेस पहुंचाए, फील्ड हॉस्पिटल यूनिट पहुंचवाई है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और बाकी देशों ने भी एक हेल्प उनके तरफ बढ़ाया हुआ है, क्योंकि वहां की सिचुएशन इतनी खराब है, और कई इलाकों में भी जो सड़कें हैं वो टूट चुकी है, संचार व्यवस्था प्रभावित हुए है, जो कम्युनिकेशन जोन है, कम्युनिकेशन स्टाटा है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और हजारों लोग को भी राहत स्थितियों में भी रखा गया है। जैसे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, टेम्पररी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, टेम्पररी रूम्स बनाए गए हैं, जहां टेम्पररी टेंट्स बनाए हुए हैं। इवैक्यूएशन 3400 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट हो गए हैं, अपने घरों से बेघर हो गए हैं। तो अधिकारी का जो आशंका है कि मलबो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा है, सिचुएशन अगर हम डेथ टोल की बात करें वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंजर्ड लोग काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे 70,000 लोग हैं जो अभी भी मिसिंग है, बहुत सारे लोग हैं और जो वाकई ब्रायन, ये आंकड़ा परेशान करने वाला है। 70,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। लगातार रेस्क्यू टीमें 72 घंटे से ब्रायन इस पूरे ग्राउंड पर जुटी हुई हैं कि लोगों को बचाया जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन यह आंकड़ा वाकई डराने वाला, परेशान करने वाला। ब्रायन, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान